क्या तुम्हें इस बात की इजाजत है कि अपनी वर्दी से बैरिदों से राब्ता कायम कर सको? मैंने पूछा। नहीं, बल्कि मुझ पर पाबंदी आयद की गई है कि किसी भी सूरत में उन्हें खुद से कॉल ना करो। तब तो ये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन याद रखो कि अगर तुम्हारी फराहम करदा इतला गलत साबित हुई तो तुम किसी भी मुतवक्को रियायत से महरूम हो सकती हो। इतनी बात मैं बगैर बताए भी समझ सकता हूँ। जॉन ने तेजी से कहा, लेकिन अगर मेरी इतला दुरुस्त साबित हुई तो क्या तुम मेरी जान बख्शी करोगे? ना सिर्फ जान बख्शी करूंगा बल्कि दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों से तुम्हारा इलाज भी कराऊंगा। लेकिन ये बात नामुमकिन सी मालूम होती है कि बेलिनोव इगलते अपने ताल्लुक का एतराफ कर ले, जॉन ने कहा। उसके लहजे से नाउमीदी झलक रही थी। बेफिक्र रहो जॉन, मैंने उसका शाना थपथपा कर कहा। उससे एतराफ कराना मेरा काम है, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुमने मुझे गलत बयानी नहीं की। इसलिए शीघ्र में जो बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलत मुयस्सर आ सकती है वो तुम्हें मुहैया की जाएगी। फिर समझ में नहीं आता कि तुमने उसके बयान पर क्यों यकीन कर लिया। क्लारा ने झुंझलाए हुए अंदाज में मुझसे कहा, तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारे साथी हैं। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है क्लारा, मैंने संजीदगी से कहा। उसकी बात पर यकीन कर लेने का ये मतलब तो नहीं है कि बैरे तुम्हें झूठा समझाए। दो आदमी मुत्तदाद बात कर रहे हो तो एक की बात पर यकीन करने का यही मतलब होता है कि दूसरे की बात को गलत समझा गया है। तुमने जानबूझकर कोई गलत बयानी नहीं की, लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि तुम्हारी मालूमात पुरानी हो गई हो। तुमने तो मुझसे मालूमात तक करने की ज़हमत नहीं की कि स्वान है कौन है। इसका यही मतलब है कि अब मैं तुम्हारी नजरों में लायके एतबार नहीं रही। मैं फजूल बातों में वक्त जाया करने से गुरेज करने की कोशिश करता हूँ। मैंने अंदाजा कर लिया था कि ईदल की हाई कमान में कोई ऐसी तब्दीली हुई है जिससे तुम बेखबर हो, लिहाजा तुमसे मालूमात हासिल करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्लारा खामोश हो गई, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि वो मुझसे अब तक मुत्तफिक नहीं है। उसे मुतमईन करने की मुझे भी ऐसी कोई खास जरूरत नहीं थी। बुर्दी इस मामले में क्लारा का हम नवा था, लेकिन बेरा अंदाज देखकर उसने मुझसे मजीद बहस करने की कोशिश नहीं की थी। उसे अंदाजा था कि मैंने जो फैसला भी कर लिया है उस पर अमल जरूर करूंगा। मेरे ख्याल में यहाँ से रवाना होने से कबल बेलिनोव के गोटेल में क्याम के बारे में मालूमात हासिल कर लो, तहदीब ने कहा। मेरा इरादा भी यही है, मैंने कहा और सागा से बोला, क्या यहाँ से गोटेल ट्रंक कॉल हो सकेगी? क्यों नहीं, सागा ने कहा। तुम मुझे गोटेल के नंबर दो, मैं भी कॉल बुक कराए देता हूँ। मैंने उसे गोटेल में अली ग्रुप के एक रुकन का नंबर दिया और सागा ने गोटेल के लिए ताल बुक करा दी। मुमकिन है हमें शीघ्र से निकलने में दुश्वारियों का सामना करना पड़े, मैंने कहा। इसलिए मुनासिब यही होगा कि हम नए मेकअप करें, मगर फिर हमें अज़र नो नए कागजात दरकार होंगे। जानी कागजात, सागा मुस्कुराया। यहाँ ये आसानी है कि जानी कागजात ज्यादा आसानी से बनवाए जा सकते हैं। बस तो फिर हम सब बेकअप करते हैं ताकि उसके मुताबिक कागजात तैयार तुम करवा सको। मैं कल शाम तक शीघ्र से निकल जाने के मूड में हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मस्त बेकअप करो। कल दोपहर तक सफर की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होंगी। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि तुमने मुझे मेजबानी का मौका ही नहीं दिया। हमारी बजाय तुम जॉन्स की मेजबानी के फराइल सर अंजाम दोगे, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैं उससे वादा कर चुका हूँ कि उसे बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया करूंगा। तुम्हारे वादे का पास में एक आम फरीदा समझकर करूंगा, सागा ने कहा। वैसे भी अभी कल की सरकोबी के बाद शीघ्र में मुझे कोई खौफ व खतरा नहीं है। मैंने फौरी तौर पर बेकम करना शुरू कर दिया। कोई 1 घंटे बाद मतलूबा नंबर मिल गया। अली ग्रुप के रुकन को बेलिनोव के बारे में ये मालूम था कि वो अभी कम अज कम 2 दिन तो गोटेल में जरूर रुकेगा। उसकी मालूमात का जरिया अखबारात थे। गोटेल में इस बात को बहुत अहमियत दी जा रही थी कि अब वहाँ मुकामी तौर पर कारें बनने लगेंगी। इससे कबल कारें दरामद की जाती थी। अखबारात बेलिनोव को भरपूर कवरेज दे रहे थे और सरकारी सतह पर बेलिनोव की पजीराई की जा रही थी। बेलिनोव के एजाज में कसले सदर में डिनर दिया जा रहा था। मैंने अली ग्रुप के रुकन को अपनी आमद की इतला दिए बगैर फोन बंद कर दिया। मुझे मतलूबा मालूमात हासिल हो चुकी थी, लिहाजा अब मैं मुतमईन था। रात के खाने से दबल हम चारों बेकअप करके नया रूप धार चुके थे। मैंने क्लारा से उसकी मजरी दरियात की थी और उसने मेरे साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की थी। चुनांचे मैंने उस पर भी बेकअप कर दिया था। अब सिर्फ कागजात की तैयारी का मरहला रह गया था और ये काम कराना सागा की जिम्मेदारी थी। अगले रोज शाम 4 बजे तक न सिर्फ हमारे पासपोर्ट बन गए बल्कि उन पर गोटेल के वीजे भी लग गए थे। रात 10 बजे की फ्लाइट के टिकट मिले थे। उन लोगों के पास स्मेल डिटेक्टर हैं, इसलिए बेकअप में होने के बावजूद तुम्हें खतरात का सामना करना पड़ेगा, सागा ने कहा। शीघ्र में इकलौता मनूस डिटेक्टर था जो तबाह हो चुका है। ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं। सागा अपने आदमियों के साथ हमें छोड़ने एयरपोर्ट तक आया। वो बार बार हमारी इतनी जल्दी रवानगी पर इज़हार अफसोस कर रहा था। शीघ्र एयरपोर्ट पर तो सागा हमें अलविदा कहने आ गया था, लेकिन रात 12 बजे के करीब जब हम गोटेल
एयरपोर्ट से बाहर आए तो वहां कोई हमें रिसीव करने के लिए मौजूद नहीं था, और मौजूद कैसे होता, हमने किसी को अपनी आमद की इतला भी तो नहीं दी थी। शीगुराई से गोटेल तक पहुंचने में हमें किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। एयरपोर्ट से टेरेस महल पहुंचने में मजीद आधा घंटा लगा। तहजीब और बुढ़ का ख्याल था कि मैं एयरपोर्ट से जनरल टेरेस को फोन करूंगा, मगर मैंने फोन करने की बजाय खुद ही वहां पहुंच जाने को तरजीह दी। पहले मेरा इरादा किसी होटल में क्याम करने का था, लेकिन फिर अचानक ज़हन में एक ख्याल आया कि मैंने टेरेस महल का रुख करने का इरादा कर लिया। टेरेस महल में बेलिनोव को दिया जाने वाला डिनर इख्तिताम को पहुंच चुका था और शायद सारे मेहमान वापस जा चुके थे। मैं टेरेस महल के गेट पर टैक्सी से उतरकर गेट की तरफ बढ़ा तो मुझे देखकर मुहाफिज भूखला गए, क्योंकि मैं अपनी असल शक्ल सूरत में था। अपना मेकअप मैंने टैक्सी में ही खत्म कर दिया था। टेरेस महल का कौन सा ऐसा मुलाजिम था जो मुझे ना पहचानता हो? वो तो मुझे सीधा अंदर ले जाना चाहता था, मगर मैं पहले जनरल टेरेस से बात करना चाह रहा था। गेस्ट हाउस से मैंने फोन पर जनरल टेरेस से बात की। वो अपनी ख्वाबगाह में जा चुका था, मगर मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं थी। अरे अली, मेरे दोस्त कब होटल पहुंचे? उसने हैरत से कहा। ये सारी बातें तो होती रहेंगी, इस वक्त तो तुम मुझे ये बताओ कि डेविड रियान कहाँ है? वो गेस्ट हाउस के कमरे में मुकीम है, जनरल टेरेस ने कहा। क्यों, खैरियत है? खैरियत ही समझो, मेरे साथ एक और मेहमान खातून है, उन्हें डेविड के साथ ठहराना है। तो इसमें क्या मुश्किल है? जनरल ने हैरत से कहा। मेरा ख्याल है यहाँ कोई शख्स तुम्हारी बात मानने से इनकार कर ही नहीं सकता। बात यह है कि मैं उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनना चाहता हूँ। क्या इसका इंतजाम हो सकता है? इसका इंतजाम तो है, तुम उसे गेस्ट हाउस भिजवा दो, बकिया इंतजामात मैं कर रहा हूँ। मैंने टैक्सी को किराया देकर रुखसत किया और फिर हम गेट के अंदर से एक कार में बैठकर असली इमारत की तरफ रवाना हो गए। क्लारा को गेस्ट हाउस की तरफ भेज दिया गया था। जितनी देर में हम इमारत तक पहुंचे, जनरल टेरेस और कैथी बनोन भी इमारत के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। उन्होंने रवायती गर्मजोशी का मुजाहरा करते हुए हम लोगों का इस्तकबाल किया। इस बार तो तुमने वापस आने में बहुत तेजी दिखाई, जनरल टेरेस ने कहा। या तो बरसों के लिए गायब हो जाओगे या फिर इतनी जल्दी वापस आ जाओगे कि यकीन ही ना आए। छाला गुजूर हालात का है जनरल, इस बार हालात ने तुम्हारी तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि कोई मजबूरी ही है तो तुम्हें हमारी तरफ ले आई होगी, वरना हम लोग इस लायक कहाँ कि तुम हमें किसी काबिल ही समझो, कैथी बरोन ने कहा। तुम लोग मेरे लिए क्या हो, इसे अगर मैं बयान करना चाहूँ तो भी अल्फाज के जामे में नहीं डाल सकता। मैंने संजीदगी से कहा, मैं जिस किस्म की जिंदगी गुजार रहा हूँ उसमें अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाता तो किसी और के लिए कैसे निकालूं? अरे अरे, तुम तो संजीदे ही हो गए, कैथी ब्राउन ने हंस कर कहा। अरे पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम बेशक मजाक कर रही हो, मगर मैं संजीदा हूँ। मालूम नहीं वो कब आएगा जब मैं सुकून का सांस ले सकूंगा। ये सारी फजूल बातें अंदर बैठकर बहुत तफसील से करेंगे, जनरल ने मुझे बाजू से पकड़ते हुए कहा। इस किस्म की बातों के लिए जगह नहायत नामुनासिब है। अंदर पहुंचकर सुकून से बैठने के बाद जनरल ने कहा, अब ये बताओ कि क्या चलेगा? खाना तो तुम लोग खा ही चुके होगे, इस वक्त तो चाय ही चलेगी, लेकिन मैं उन दोनों की गुफ्तगू सुनना चाहता हूँ, वरना दावत का खाना जरूर चखता। उन दोनों को यकजा किया जाएगा तो तुम्हें जरूर उनकी गुफ्तगू सुनाऊंगा, लेकिन ये दावत के बारे में तुम्हें आते ही किसने बता दिया? जनरल ने हैरान होकर कहा। बताएगा कौन? कैथी ब्राउन बोली। आयरी की कुव्वत शामा बहुत अच्छी है, दावत के खानों की खुशबू सूंघ ली होगी। हाँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा, और ये बात यह है कि बेरिनोव की खुशबू खानों की खुशबुओं पर हावी थी। इस बार कैथी ब्राउन ने भी हैरत से मुझे देखा। जरूर कोई खास बात है, उसने कहा, वरना तुम आते ही ये तज़किरा शुरू ना कर देते। मैंने तहजीब की तरफ देखा और मेरा इशारा पाकर तहजीब बोली, बेलिनोव के एजाल में दिए जाने वाले डिनर की इतला हमें शीगुराई में ही मिल गई थी, तभी तो हम भागम भाग यहाँ पहुंचे, मगर अफसोस लेट हो गए, डिनर खत्म भी हो चुका है। जनरल टेरेस बड़े गौर से देख रहा था। एक बात तो बहरहाल साबित होगी, उसने कहा, बेलिनोव किसी खुसूसियत का हामिल जरूर है। क्या सिर्फ इस वजह से कि मैंने मेलिनोव का तज़किरा कर दिया? मैंने पूछा। हाँ, इसलिए कि आज से कबल मैंने कभी तुम्हें किसी शख्स के बारे में इस तरह बेसब्री का मुजाहरा करते नहीं देखा। क्या मेलिनोव वाकई इतना आम आदमी है कि उसके एजाज में सरकारी तौर पर डिनर दिया जाता? डिनर मैंने निजी हैसियत में दिया था, ताम फिर भी वो सरकारी ही कहलाएगा, जनरल टेरेस ने कहा। बात दरअसल ये है कि सनती मैदान में हम बहुत पीछे हैं। बेलिनोव की अहमियत इतनी नहीं है जितनी हम उसे अहमियत देने के लिए मजबूर है। उसे यहाँ कुछ मसाइल दरपेश थे जिनके लिए वो मुझसे मिलना भी चाह रहा था। मैंने सोचा कि उसे डिनर ही दे डालूं, उसके मसाइल भी हल हो जाएंगे और उसे ये भी एहसास होगा कि यहाँ उसे नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं ये समझने से कासर हूं कि उसकी शख्सियत में तुम्हारी दिलचस्पी की कौन सी चीज है?
मैंने सुना है वो यहाँ के सबसे बड़े होटल में ठहरा हुआ है। मैंने जनरल का सवाल उड़ा कर कहा। उसने पूरे 2 वरूर बुक करा रखे हैं। वो तनहा तो नहीं है, उसके साथ मायरीन का पूरा गिरोह है। उसके अपने मुलाजमीन है, हिफाजती अमला अलग है। हिफाजती अमला? मैंने हैरत से कहा। उसे क्या खतरा है कि वो हिफाजती अमला लिए घूम रहा है? वो एक अरबपति बल्कि खरबपति सरमायादार है। वो अपनी हिफाजत नहीं करेगा तो और कौन करेगा? कोई भी शख्स उसे अगवा करके करोड़पति तो बन नहीं सकता है। तब तो हिफाजती अमले का जवाब बनता है। मैंने बेख्याली के आलम में कहा, मैं तुम्हारे साथ अपनी उम्र अजीज जाया कर रहा हूँ। क्या मुझे करोड़पति बनने की कोशिश करने का कोई हक नहीं है? बूढ़ ने कहा और मैं छौंक कर उसे दूरने लगा। तुमसे कितनी बार कहा है कि हर वक्त बेदुखी बातें मत किया करो, लेकिन क्या मजाल कि तुम पर जरा बराबर भी असर हो जाए। तुम ऐसा यूं ही करते कि बूढ़ के मुंह पर ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लो। जब बेतुकी बातें सुनने का मूड हुआ करे ताला खोल दिया करो, वरना लगा रहने दिया करो। लेकिन यह नहीं हो सकता तुम खुद से बेतुकी बातें करने से गुरेज करो। तहदीब ने उसे घूरते हुए कहा, एक बूढ़ी तो ऐसा शख्स है जो फिजा को भूजल नहीं होने देता, कहती बरौनपुरी, और तुम लोग उसके पीछे पड़े रहते हो। मेरा जी जाता है कि मुस्तकिल यहीं रिहाइश इख्तियार कर लो। बूढ़ ने फैलते हुए कहा, कम अज कम यहाँ बूढ़ की बेइज्जती खराब तो नहीं होगी। एक तो ये वैसे ही जामे से बाहर रहता है, ऊपर से तुम और इसकी हौसला अफजाई कर रही हो। तहदीब ने मुंह बनाकर कहा, अब तो ये हमारा जीना ही 2 बार कर देगा। बात हो रही थी बेलिनोव की। जनरल डैरस ने उकता कर कहा, दरमियान में तुम लोगों ने मालूम नहीं क्या शुरू कर दिया। मैं जनरल को देखकर मुस्कुराया। अगर मैं ये कहूं कि बेलिनोव का ताल्लुक ईगल से है तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे? जनरल डैरस उछल पड़ा। कैथी ब्राउन भी बुरी तरह चौंकी थी। पहले कभी तुम्हारी कोई बात गलत साबित हुई हो तो मैं शुबा भी करूं, लेकिन क्या तुम सच कह रहे हो? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? मैं बेहद संजीदा हूं जनरल, मैंने कहा। अगर ये बात ना होती तो मैं कभी इस तरह भागा हुआ यहाँ ना पहुंचता। बहुत अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, जनरल ने टेलीफोन की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं भी उसे गिरफ्तार करने का हुक्म देता हूँ। क्या हमाकत कर रहे हो जनरल? मैंने तेजी से कहा, इतने बड़े आदमी को किस इल्जाम में गिरफ्तार करोगे? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जनरल डैरस एक झटके से रुक गया। बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, उसने कदरें परेशानी से कहा, मगर सवाल ये है कि फिर बेलिनोव का क्या किया जाए? तुमसे कहने का मतलब ये तो नहीं था कि तुम जरूर उस सिलसिले में कुछ करो, बल्कि ये सिरे से तुम्हारा मसला ही नहीं है, ये तो मेरा मसला है, उसे मैं खुद देख लूंगा। ऐसे तो तुम्हारा हर मसला मेरा होता है, लेकिन इस सिलसिले में मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता, जनरल डैरस ने बेबसी से कहा। लेकिन तुम्हें बेलिनोव के बारे में इतला कहां से मिली? इस किस्म की इतलात कहीं ना कहीं से मिली जाया करती हैं जनरल। शीगुराइमेगल से मार्का आराई के दौरान एक आम शख्स कब्जे में आ गया था। ये इतला उसी की फ्राम करता है। इस खबर की तस्दीक तुमने किस तरह की? जनरल ने पूछा। अब करूंगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। जब से इतला मिली है उस वक्त से इतना मौका ही नहीं मिल सका। तुम बहुत खतरनाक हो गए वली। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम किसी ऐसी इतला पर अपना इत्मीनान किए बगैर ही यकीन कर सकते हो। ये मसला में पहले से ही दरपेश है। मुझे चूंकि इस खबर की सदाकत पर यकीन है, इसलिए बैरे तस्दीक की जरूरत महसूस नहीं की। ताम कलारा और डेविड रेयान की बातें सुनकर मुमकिन है कोई इंकिशाफ हो जाए। अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें उन दोनों की गुफ्तगू इसी जगह सुनवा दूं, जनरल डैरस ने कहा। जिस काम के लिए मैं बेचैन हूँ उस काम के लिए तुम मुझे इजाजत तलब कर रहे हो। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ये काम कर लो। जनरल डैरस ने अपने आदमियों को चंद हदायत जारी की, जिसके चंद मिनट के अंदर अंदर हम सब दीवारों में नस्ब पोशीदा स्पीकरों के जरिए गेस्ट हाउस के उस कमरे में होने वाली गुफ्तगू सुन रहे थे जिसमें डेविड रेयान मुकीम था। कलारा को अब तक डेविड रेयान के बारे में कुछ इल्म नहीं था, इसलिए उसे अचानक सामने पाकर वो अपनी हैरत का इजहार किए बगैर न रह सकी। अरे तुम यहाँ डेविड, तुम बादाम कलारा हो ना? डेविड ने कहा। कलारा को देखकर वो भी काम हैरान नहीं हुआ था। उसके बाद चंद लम्हे खामोशी रही। गालिबन वो दोनों ही सोच में गुम थे कि इस मौके पर उन्हें क्या करना चाहिए। आखिरकार डेविड रेयान ने पहल की। रैंडल ने मुझ पर कातलाना हमला कराया था कलारा, उसने गुस्सीले लहजे में कहा, इसलिए मैं अली के साथ मिल गया। ओह तो ये बात है, इसलिए हमें शी बुराई बैदी की हाथों इतनी बुरी तरह उजीमत उठानी पड़ी। हाँ, और चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं अली के साथ अपना ताबुन जारी रखूंगा। किसी शख्स को भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो हमारी ज़मीनों का मालिक बन बैठे। मेरे साथ भी यही सानिया गुजरा है डेविड। मेरे लिए भी मौत का फरमान जारी कर दिया गया था। अगर अली का ताउन ना होता तो मैं दूसरी दुनिया को सुधार चुकी होती, लेकिन वो है कहाँ? वो तो रैंडल को ठिकाने लगाने का अज़म करके जहाँ से गया था वो हाई कमान के पीछे पड़ गया है। उसका कहना है कि पहले 5 सुपर ईगल को खत्म करूंगा, उसके बाद गोल्डन ईगल यानी रैंडल उर्फ मोशी हावर्ड को ठिकाने लगाऊंगा। वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। डेविड की मुजरिबाना आवाज सुनाई दी, लेकिन वो 5 सुपर ईगल को तलाश कैसे करेगा? उसे चाहिए कि रैंडल से निमटने के बाद उन 5 की तरफ देखे।
मेरी जगह जॉन को शीगुराय में इंचार्ज बनाकर भेजा गया था। अली ने उस पर तशद्दुद करके उससे S1 के बारे में मालूम किया है। जॉन ने S1 की हैसियत से बेलिनोव का नाम लिया है। चाप कह रही हो डेविड ने जो कर काम, बेलिनोव तो वो शख्स है जो इन दिनों गोटे हिल में ही है, वो S1 कैसे हो सकता है? जॉन ने तो यही बताया जिस पर अली ने आंख बंद करके यकीन भी कर लिया है। अगर अली ने जॉन से तशद्दुद करके ये बात उगलवाई है तो मुमकिन है ये बात दुरुस्त ही हो। वो S1 नहीं है। क्लारा ने कतियत से कहा, इसलिए कि मैं S1 से वाकिफ हूँ। तो तुमने अली को क्यों नहीं बताया? डेविड ने तेजी से कहा, या तुम्हारी हमदर्दियां अब भी कल के साथ है? नहीं। क्लारा ने ठंडी सांस ली, फिर कुछ चाय भी। तो अपने जानी दुश्मन के साथ हमदर्दियां बरकरार नहीं रख सकता। लेकिन मसला यह है कि अली ने पूरी बात सुनने से ही इनकार कर दिया। अगर ये बात है तो फिर उसे जॉन की फराहम करदा इतला पर कामिल यकीन होगा। वो एक तजर्बाकार आदमी है, उसके बारे में जो कुछ सुना है वो तो एक तरफ रहा। उसके साथ मैंने जो मुख्तसर सा वक्त गुजारा है उसमें मैंने यही देखा है कि वो हर तरह से मुतमईन होने के बाद ही कोई कदम उठाता है। डेविड अंसा, मैं तुम्हारे चेहरे पर बिखरी हुई बेतबारी साफ पढ़ सकता हूँ। तुम्हें बेफिक्र रहना चाहिए। फर्ज करो मैरिनोव S1 साबित नहीं होता तो इस सूरत में तुम उसे बता सकोगी कि असल S1 कौन है। और यही असल बात है। मैंने जनरल टेरेस से कहा, फर्ज करो मैरिनोव असल S1 है तो उस पर हाथ डालने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकेगा। इसके अलावा मुझे यकीन है कि जॉन ने मुझसे गलत बयानी नहीं की। तलारत मालूमात पुरानी है। एकल के ढांचे में जो तब्दीलियां हुई वो उनसे बेखबर है। गोया तुमने महज वक्त बचाने के लिए बेलिनोव को आजमाने का फैसला किया है। नहीं, ये तो एक ज़िमनी बात है। असल बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मुझे यकीन है कि वही S1 है। ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है अली। यहूदियों का अमल दखल बहुत बढ़ चुका है। 19 साजिशों से दुनिया का कोई मुल्क भी महफूज नहीं है। कोई भी महफूज नहीं है। वो नुकसान भी उठाते हैं मगर उनके सरों में ऐसा सौदा समाया हुआ है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। दुनिया का कोई हिस्सा उनकी साजिशों से महफूज नहीं है। इसराइल तो खैर उनका गढ़ है, फलस्तीन उनका असल हदफ है, लेकिन वो तमाम मुस्लिम ममालिक के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं ताकि वो अपनी कुव्वत उनके खिलाफ बरकूद न करने पाए। वो गैर मुस्लिम ममालिक को भी मुख्तलिफ मसाइल में उलझाए रखते हैं ताकि कोई मुल्क उनकी ज्यादतियों के खिलाफ आवाज न बुलंद कर सके। उन्होंने आलमी इक्तिसादियात पर कब्जा कर रखा है। जब तक उनके खिलाफ मुरद्दम पैमाने पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा उस वक्त तक कोई अदमी नतीजा बरामद होना मुश्किल है। मैं और मेरे जनजाति उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं उनके सामने सीना सुपर हूँ। इस तरह मेरा ज़मीर तो मुतमईन है कि मैं उनके खिलाफ अपनी मकदूर बर कोशिश करने से मुंह नहीं मोड़ रहा। बेलिनूफ तक रसाई करना आसान नहीं था। मैंने बूढ़ को उस काम पर लगा दिया कि वो बेलिनूफ से मेरी मुलाकात कराने का बंदोबस्त करे। बेलिनूफ कोई मामूली आदमी नहीं था। मैं उस पर अंधाधुंध हाथ नहीं डाल सकता था। मुझे यह भी ख्याल रखना था कि जनरल डेरेथ की पोजीशन खराब ना होने पाए। किसी और का मामला होता तो मैं किसी भी तरह अपना काम चला लेता, मगर बेलिनोव के मामले में मैं मोहतात रहने के लिए मजबूर था। बेलिनोव की पर्सनल सेफ्टी बड़ी जोरदार चीज है चीफ। बूढ़ ने मुझे ये खबर देते हुए उंगलियों पर जबान फेरी। क्या मैंने तुम्हें यही खबर लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी? मैंने उसे खुशमगी निगाहों से घूरते हुए कहा। उसका नाम कैरोलिन है चीफ, और उसकी मर्जी के बगैर कोई बेलिनोव से नहीं मिल सकता, इसलिए उसका जिक्र बेहद जरूरी है। चलो ठीक है, मैंने नरम पड़ते हुए कहा। तो फिर तुमने बेलिनोव से मुलाकात करके वक्त ले लिया? क्या कह रहे हो चीफ? बुढ़ ने हैरत से कहा। बेलिनोव से मिलना कोई मजाक नहीं है, बल्कि कैरोलिन तक भी रसाई हासिल करना जो ये शेर लाने के मुतराबित साबित होगा। बल्कि कैरोलिन तक भी रसाई हासिल करना आम काम नहीं होगा। इन फजूलियात से मुझे कोई गर्व नहीं। बेलिनोव के पास वक्त हो या ना हो, कैरोलिन तक रसाई कितनी दुश्वार क्यों ना हो, मुझे हर कीमत पर बेलिनोव से मुलाकात करनी है। ख्वाह वो मुलाकात कितनी मुख्तसर क्यों ना हो। मुख्तसर मुलाकात करने से क्या फायदा होगा? फर्क करो वो तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता है, तो इन 5 मिनटों के दौरान तुम क्या कर लोगे? ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। मैंने झुंझला कर कहा, जो काम तुम्हारे सुपुर्द किया गया था वो तो तुम कर नहीं सके और गैर मुतल्लक बातों में उलझा रहे हो। मैंने कैरोलिन तक रसाई हासिल कर ली है, उससे शनासाई पैदा कर ली। क्या ये कोई कारनामा नहीं है? वह बूढ़ को घूरने लगा। उसके अंदाज से मुझे यकीन हो गया कि उसने जरूर कोई कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर था। तुम हमेशा ऊट पटांग बातें और हरकतें करके अपना और दूसरों का वक्त बर्बाद करते हो। अगर तुम मुझसे वक्त हासिल नहीं कर सके तो सीधी तरह क्यों नहीं बताते? मुझ पर डांट पड़ रही है और तुम बैठी देख रही हो। बूढ़ ने शाती लहजे में तहदीब से कहा। वाकई मुझे ये करना चाहिए कि तुम्हारी हाँ में हाँ मिला हूँ। तहदीब ने तंदिया लहजे में कहा। तुम भी ठीक ही कह रही हो मैडम। बूढ़ ने एक सरदा भर के था और हर तरह से डांट फुटकारी पड़नी चाहिए। 3 घंटे बर्बाद करके कैरोलिन से शनासाई पैदा की और यहाँ डांट डपट हो रही है। अरे तो तुम्हारी सुई कैरोलिन पर क्यों अटक कर रह गई है? तहदीब ने झुंझला कर कहा।